तो विधानसभा चुनाव जीतने का अचूक तरीका, महिलाओं को कैश देने वाली कोई स्कीम लॉन्च कर दीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया, जैसा बिहार में हुआ, जैसा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया, जैसा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। विपक्ष में है तो वादा करिए, सत्ता में है तो बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए। महाराष्ट्र में तो गजब ही हुआ, एकनाथ शिंदे की सरकार लाडकी बहन योजना लाई, पैसे ट्रांसफर हुए, गठबंधन चुनाव जीत गया। शिंदे तो नहीं पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार में भी महिलाओं के पैसे दिए जाते रहे, लेकिन पैसे बांटती सरकार यही भूल गई कि बजट कितना था और खर्च कितना कर डाला। सीएजी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि सरकार जवाब ही नहीं दे पा रही है, और पता तो ये भी चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए उन लोगों को दे दिए जो लाडकी बहन योजना के हकदार भी नहीं थे। कुछ तो बहन नहीं भैया थे। तो आज बात इसी मसले पर होगी। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र करने वाली स्कीम चुनाव में जीत की गारंटी बनती जा रही है और इससे खजाने की हालत कैसे पतली हो रही है। राम मंदिर चोरी पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके ब्यौरे बताएंगे। और दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सजा सुनाई गई है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित योजना है। इतनी चर्चित कि इसे बीजेपी और महायुति की जीत की वजह बताया गया। पर अब देवेंद्र फडणवीस सरकार इस फेमस योजना की वजह से इनफेमस हो रही है, क्योंकि सीएजी ने, कैग ने लाडकी बहन योजना का हिसाब मांगा तो सरकार दे नहीं पाई। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में सरकार ने जितना बजट मंजूर किया था उससे 3541 करोड़ रुपए, 3541 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर दिए। और जब वजह पूछी गई तो महिला और बाल विकास विभाग कोई खास कारण इसका बता नहीं सका। इस योजना के लिए सरकार ने 26,200 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट से दिए। इसके अलावा 3,490 करोड़ रुपए लेख लाडली योजना से इस योजना में ट्रांसफ़र किए गए, यानी कुल मिलाकर 29,693 करोड़ रुपए लाडकी बहन योजना को दिए गए। लेकिन बात यह है कि इतना रुपया कम पड़ गया। विभाग ने 33,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, यानी 3,500 करोड़ ज़्यादा, जितना खर्च किया जाना था उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब हिसाब मांगा गया तो जवाब सरकार के पास नहीं है। एक और ज़रूरी बात जो सीएजी की रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है, जनवरी से मार्च 2025 के बीच 15,586 करोड़ सरकारी खजाने से निकाल करके ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट यानी वीपीडीए में ट्रांसफ़र कर दिए गए। सीएजी ने बिना लाग लपेट लिखा है कि इससे संकेत मिलता है कि उस समय इन पैसों की तुरंत ज़रूरत नहीं थी, फिर भी खर्च किए गए, यानी पैसा वास्तविक खर्च की ज़रूरत के बिना ही निकाल लिया गया। और ध्यान दीजिएगा कि करीब 50% फंड आखिर के 3 महीनों में खर्च किए गए हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि सिर्फ आखिर के 3 महीनों में ही नज़र आई, बाकी के 9 महीनों में क्यों नहीं? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में एक और अहम बात कही है। 2023-24 में महिलाओं के कल्याण पर महाराष्ट्र सरकार ने खर्च किए सिर्फ 261.8 करोड़ रुपए, करीब 262 करोड़ मान लीजिए। लेकिन अगले साल 2024-25 में ये बढ़ करके 33,554 करोड़ रुपए हो गया। साफ दिख रहा है कि इस भारी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना है। लेकिन सीएजी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं की डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं पर खर्च तो बढ़ा, पर सामाजिक क्षेत्र की कुछ दूसरी योजनाओं पर खर्च कम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2023-24 से तुलना में हाउसिंग सेक्टर में खर्च 54.7% घट गया, लगभग 55%। पानी की सप्लाई और स्वच्छता पर खर्च लगभग 32% कम हो गया।
हो सकता है महाराष्ट्र में सबके घर बन गए हैं और सबके घर में साफ पानी पहुंचने भी लगा हो, इसलिए वहां अब कम पैसा खर्च किया जा रहा है। ये बात फडणवीस सरकार ही बता सकती है कि ये खर्च क्यों घटा। 28 जून 2024 को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू हुई थी। तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, जो अब फडणवीस के डिप्टी हो गए हैं। योजना में 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। योजना सिर्फ उनके लिए है जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। योजना आई थी जब विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय था और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस योजना ने महाराष्ट्र में एनडीए को, यानी कि बीजेपी और महायुति को, उसकी जो पार्टियां हैं उनको बड़ा फायदा पहुंचाया। स्कीम चर्चित थी, लोकप्रिय थी, अपने हिस्से की तारीफें भी पाती थी। जैसे CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी जिसकी हेडिंग थी कि विमेन साइडेड विद महायुति फॉर लाडकी बहन योजनाज मंथली डोल, यानी लाडकी बहन योजना के लिए महिलाओं ने महायुति का साथ दिया। सर्वे के मुताबिक लाडकी बहन योजना महायुति की जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक रही। महाराष्ट्र की 39% महिलाओं ने महायुति को वोट दिया, जबकि महाविकास अघाड़ी को 27% वोट ही मिले। ऐसे ही ओपन मैगजीन की रिपोर्ट का जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है। उसका शीर्षक था वेलफेयर विंस, यानी तारीफें ही तारीफें। जून में ये योजना आई थी। 2,34,00,000 महिलाओं को इस स्कीम से पैसे मिले। चुनाव से पहले नवंबर तक महिलाओं के खातों में 7,500 रुपए तक भेजे गए। CSDS का सर्वे कहता है कि लाडकी बहन योजना में अप्लाई करने वाली 54% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट किया। अब आप एक और खेल देखिए। अभी हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले 2,34,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया नवंबर 2024 तक। लेकिन पिछले साल सितंबर में सरकार ने स्कीम का पैसा पाने वाली महिलाओं का वेरिफिकेशन शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वेरिफिकेशन के बाद 92 लाख महिलाओं के नाम काटे गए हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक वो सही नहीं थे। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि करीब 62 लाख महिलाएं इसलिए इस सूची से हटाई गई हैं क्योंकि उन्होंने अनिवार्य eKYC पूरा नहीं किया था। 16 लाख महिलाएं इसलिए इनवैलिड पाई गईं क्योंकि उनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा थी। करीब 4.5 लाख महिलाओं ने वेरिफिकेशन के समय बताया कि वे खुद या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है। 3.5 लाख महिलाएं पहले से ही संजय गांधी निराधार योजना का लाभ ले रही थीं, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया। 2.5 लाख मामले ऐसे थे जहां एक ही परिवार की 2 से ज़्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही थीं, जबकि नियम इसकी इजाज़त नहीं देते। करीब 1,80,000 महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थीं। करीब 1,70,000 महिलाएं 1.8% के करीब जिला स्तर पर हुए वेरिफिकेशन में अपात्र पाई गई। ये सब तो वैलिड रीजंस थे। हंसी आपको इस बात पर आएगी कि वैसे तो ये योजना महिलाओं के लिए है, लेकिन 29,000 पुरुष भी थे जो महिलाओं के नाम पर सरकार से पैसा उठा रहे थे। और सुनिए, 8,000 सरकारी कर्मचारी थे जो अपनी ही सरकार को लूट रहे थे। यानी गरीब महिलाओं के लिए लाई गई योजना में पुरुषों ने भी मलाई काटी और सरकारी कर्मचारियों ने भी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत से सही तरीके से सरकार की ओर से वेरिफिकेशन नहीं किया गया, जल्दबाजी की गई। चुनाव से पहले तो आपकी राजनीतिक जल्दबाजी साफ समझ में आती है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे और विभाग के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को चुनाव के बाद भी ठीक तरीके से वेरिफिकेशन की सुध नहीं आई। इंडियन एक्सप्रेस ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि ये 92 लाख नाम हटाए जाने से पहले तक इन लोगों को 14,000 करोड़ रुपए मिल चुके थे। औसतन 10 महीने तक इन्होंने सरकार को चूना लगाया। और ये वही अवधि है जिसमें CAG ने स्कीम पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च पर सवाल उठाए। यानी जिस योजना के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ी गई, पावर में आने के बाद उसके खर्चे का हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है और महीनों बिना सही वेरिफिकेशन के लोगों को पैसे बांट भी दिए गए, अपात्रों को बांट दिए गए। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना शुरू होने के तुरंत बाद eKYC कराना संभव नहीं था, क्योंकि उसी दौरान विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लागू हो गई थी। ठीक बात है, चुनाव भी था और आचार संहिता भी, लेकिन पैसे तो चुनाव के बाद भी बांटे गए हैं।
14,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई हो सकती है क्या? और जो बजट से ज़्यादा खर्च करके दिया गया महिलाओं को पैसे देने के नाम पर, उसका क्या? उसकी भरपाई का कोई तरीका है क्या? पर अब महाराष्ट्र से निकलकर दूसरे राज्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं। 2020 तक सिर्फ एक राज्य में महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की योजना थी। गोवा में 2013 में पहली बार महिलाओं के लिए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम आई थी, लेकिन 2020 के बाद एक एक करके कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं लागू होने लगी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी चुनाव। आज ऐसी योजनाएं अलग अलग नामों से 15 राज्यों में चल रही हैं। कोविड से ठीक पहले असम सरकार ऐसी ही स्कीम लेकर के आई थी। सर्बानंद सोनोवाल तब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कई राज्यों में चुनाव के मद्देनज़र ऐसी स्कीम्स आती गईं और इसका फ़ायदा भी सभी पार्टियों को मिलता रहा। मसलन मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में शायद नहीं है जितना पिछली बार थी, लेकिन लाडली बहना योजना ने बीजेपी का गेम पलट दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार भले ही ममता बनर्जी हार गई हो, लेकिन इसके पहले लक्ष्मी भंडार योजना से टीएमसी को राजनीतिक लाभ मिला है। महाराष्ट्र में हमने देखा ही कि बीजेपी और महायुति को लाडली बहन योजना से कैसे चुनाव जीतने में मदद मिली। बिहार का चुनाव अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। वहां महिलाओं को नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये कैश दिए। बिहार के नतीजे हमने देखे ही, यानी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी स्कीम्स को लगभग अनिवार्य सा बना दिया है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को कैश ट्रांसफर करना एक तरह से जरूरी हो गया है, लेकिन ये भ्रम जो है इस वर्ष जब चुनाव हुए तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, उससे ये टूट गया, क्योंकि इन दोनों राज्यों में, बंगाल में भी और तमिलनाडु में भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे। इसके बावजूद सरकार हार गई, डीएमके हार गई, टीएमसी हार गई, लेकिन असम में जहां पैसे दिए जा रहे थे वहां बीजेपी की सरकार वापस लौट के आ गई। ये समझ हमारी पिछले कुछ वर्षों में बनी है कि महिलाओं को कैश ट्रांसफर कर देना ये एक तरह से जीत की गारंटी है। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब लाडली बहना योजना आई थी तब लग रहा था कि बीजेपी हार सकती है और एक तरह से वो इस स्कीम के कारण जीत गई, या महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जब सरकार की हार हो गई थी, महायुति की हार हो गई थी, तब लग रहा था कि वो विधानसभा में भी हार जाएंगे। लेकिन जब लाडली बहना योजना आई तो इससे बाजी पलट गई और सरकार में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे की वापसी हो गई। लेकिन ये कह देना कि यही स्कीम जो है जीत की गारंटी है, ये अनिवार्य जरूर है। ये आपकी, अगर मैं ऑफरिंग कहूँ तो ऑफरिंग में महिलाओं को पैसे देना एक जरूरत बन गई है आज की तारीख में, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि बंगाल में क्या हुआ, टीएमसी हार गई, डीएमके हार गई तमिलनाडु में, तो इसको गारंटी नहीं मानिए। हाँ, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप शायद चुनाव हार सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बिहार का भी उदाहरण दिया जा रहा है, तो बिहार में भी ये एक कारण जीत का बना था, लेकिन उसके अलावा जो एक नैरेटिव था कि जंगल राज या जो उस तरह का जो नैरेटिव बना था आरजेडी के खिलाफ, उसका भी फायदा जेडीयू को और बीजेपी को मिला है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को पैसे देने से आपकी जीत पक्की हो जाती है, लेकिन उसके साथ बाकी फैक्टर भी काम करते हैं। सिर्फ पैसे बांटकर आपको लगेगा कि हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा बंगाल में, जैसा कि हमने देखा तमिलनाडु में, और पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसी ही चीजें हमको तेलंगाना में भी देखने मिली थी। लेकिन इसका बोझ खजाने पर कैसे पड़ता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि राज्य का खर्च सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता। सड़कों, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए चाहिए होता है फंड। एक्सिस बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में भारत में ऐसी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन 2025 में भारत के 15 राज्यों में 2.5 लाख करोड़ रुपए लगभग खर्च हो रहे हैं इन स्कीम्स पर। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अगर सीधे पैसे देने पर ज़्यादा खर्च करेगी तो उतना ही पैसा स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों और दूसरी विकास योजनाओं पर खर्च करना मुश्किल होगा। भाई फंड तो सीमित ही है, या फिर सरकार को अपना घाटा बढ़ाना पड़ेगा।
इसके बावजूद राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ा रही हैं। वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्टोरल मजबूरियां हैं। हर राज्य में इन योजनाओं का रूप रंग अलग अलग है। कहीं महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं, जैसे तेलंगाना और झारखंड में, जहां अभी उन पार्टियों की सरकार है जो केंद्र में सत्ता में नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में एक बार एक मुश्त राशि देने वाली स्कीम्स लाई गई। इन योजनाओं के नियम भी हर राज्य में अलग अलग हैं। कहीं सिर्फ कम आय वाले परिवारों की विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलता है, कहीं विधवा और अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। नतीजा क्या हुआ? ऐसा लगता है कि सरकारें अपनी जीडीपी का एक हिस्सा महिलाओं को पैसे ट्रांसफर करने की स्कीम्स में खर्च कर रही हैं। आरबीआई का डेटा बताता है कि तेलंगाना अपनी कुल जीडीपी का 3% महिलाओं को पैसे ट्रांसफर करने में खर्च कर रहा है। झारखंड करीब 2.5% से थोड़ा ज़्यादा, बिहार 2%, पश्चिम बंगाल में 1.5%। 8 राज्य ऐसे हैं जो अपनी जीडीपी का 1 से 2% तक पैसा महिलाओं को देने वाली स्कीम्स में लगा रहे हैं। हालांकि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HSES के मुताबिक भारत में गांवों में एक व्यक्ति का औसत मासिक खर्च 4,122 रुपये और शहरों में 6,996 रुपये है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए जहां एक व्यक्ति का मासिक खर्च इससे भी कम होता है, अगर किसी महिला के खाते में हर महीने 1,000 से 2,500 रुपये सीधे आते हैं तो ये छोटी रकम नहीं है। ये इस मामले का दूसरा पहलू है। ये पैसा परिवार के महीने भर के खर्च का बड़ा हिस्सा पूरे करने में मदद कर सकता है। इसको बल देने वाली एक रिपोर्ट भी है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने महाराष्ट्र और ओडिशा में महिलाओं को मिलने वाली नकद सहायता स्कीम्स पर स्टडी की। स्टडी में ये पाया गया कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। महाराष्ट्र में महिलाओं की बचत 84% बढ़ी, जबकि ओडिशा में 45% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं का मासिक खर्च भी बढ़ा, महाराष्ट्र में 46% और ओडिशा में 28%। यानी महिलाओं के हाथ में पैसा आने से वो अपनी ज़रूरतों और परिवार के खर्च पर पहले से ज़्यादा खर्च कर पा रही हैं। बीच का रास्ता जो महाराष्ट्र ने निकाला है, जब करीब 2,43,00,000 महिलाओं को पहले इस स्कीम के पास में पैसे मिल रहे थे। अब भले ही राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करें कि 92 लाख से 92 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं, चुनाव के वक्त ज्यादा लोगों को पैसे मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं। तो ये जो इसके लिए पात्र नहीं है उनके नाम काट देना, मैं मानता हूं कि इसी तरह से काम करने की जरूरत है कि जो पात्र लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनके खाते में पैसे जरूर जाना चाहिए। हमको लग सकता है कि इससे हमारे सरकारों का घाटा बढ़ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इससे महिलाओं को भी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण हो रहा है। उनके पास अगर पैसे जाते हैं तो वो पैसे वो किसी अपने घर के फैसलों में वो तय कर सकती है कि मुझे बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करना है, कपड़े दिलाना है, दवाई दिलानी है। तो ये महिलाओं को कहीं ना कहीं एक ताकत देता है जब वो पैसे उनके खाते में सीधे जाते हैं। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि वो पैसे उनको कहाँ खर्च करना है। तो मुझे लगता है कि ये योजना जो है सही है, लेकिन इसका जो लीकेज हो रहा है, जैसे कि हमने महाराष्ट्र के उदाहरण में देखा कि कोई पुरुषों को भी मिल रहा था, 28,000 या 29,000 पुरुषों को भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे थे, सरकारी कर्मचारी भी इसका फायदा उठा रहे थे। तो अगर ये जो इस तरह की जो 90 लाख महाराष्ट्र ने नाम साफ किए हैं, उसी तरह से अगर ये बाकी राज्यों में भी किया जाता है और उन महिलाओं तक ये अगर पैसा पहुंचता है जो उनको जरूरत है, तो ये एक अच्छी स्कीम है। इसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है, उनको ताकत मिल रही है। तो बात इतनी सी है कि महिलाओं को लाभ दीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। टारगेटेड, लक्ष्य आधारित लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। लक्ष्य आधारित वेलफेयर की स्कीम्स की आवश्यकता है। चुनाव जीतने के लिए खजाना मत लुटाइए और किसको देना है किसको नहीं, कम से कम उसका वेरिफिकेशन सही तरीके से करवा लीजिए। और महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र करने के नाम पर बजट का पलीता मत लगाइए, जैसे सवाल अब महाराष्ट्र में CAG ने उठाए हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी है सुर्खियों की। राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए वैकेंसी आई है। 18 जुलाई शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है वो इसका जान लीजिए। पढ़ाई लिखाई एटलीस्ट ग्रेजुएट, उम्र 50 से 70 साल के बीच, वर्क एक्सपीरियंस किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्थान, सरकारी विभाग या कंपनी में
20 साल का प्रबंधकीय मैनेजेरियल अनुभव होना ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही सनातनी हिंदू होना अनिवार्य है, यानी पूजा पाठ करता हो। वैष्णव परंपरा से आने वाले राम भक्तों को प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी उन रिटायर्ड अधिकारियों को भी दी जाएगी जिनके पास किसी मंदिर या हिंदू धार्मिक संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करने का अनुभव है। सैलरी और बाकी सुविधाएं बातचीत के बाद तय होंगी। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ जनरल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा। चढ़ावा चोरी सामने आने पर ट्रस्ट ने बैठक की। बैठक में सीईओ की नियुक्ति का फैसला हुआ। प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 3 सदस्यों की एक स्पेशल सर्च कमेटी बनाई गई है। कमेटी में है रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई थी चंदा चोरी की सीबीआई से जांच कराने की। सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने की। कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार से एसआईटी की अब तक हुई जांच की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। केंद्र और यूपी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बताया कि जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। चढ़ावा चोरी की खबर बद्रीनाथ धाम से भी आई है। जांच पड़ताल अभी चल रही है। आरोपी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी प्रमोद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का पर्सनल सेक्रेटरी था। चढ़ावा चोरी की शुरुआती जांच में नाम आने के बाद प्रमोद को निलंबित कर दिया गया था। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट में हुई 2 अहम सुनवाइयों से जुड़ी है। पहला अपडेट है असम से, जहां विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल भेज दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि उसने भारतीय नागरिकता के दावों की असलियत या मेरिट की जांच नहीं की है। उनके डॉक्यूमेंट्स और सबूतों की सत्यता पर भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। इन 27 मामलों की शुरुआत करीब 23 साल पहले हुई थी। तब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने इन लोगों को विदेशी घोषित कर दिया था। फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट का कहना था कि नोटिस मिलने के बाद भी कोई याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ, ना ही अपनी नागरिकता के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिए, जिसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। दूसरा अपडेट यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में गाय और बछड़ों की हत्या पर पूरी तरह बैन लगाने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। विवाद कोयम्बटूर में बकरीद के दौरान केवल डेजिग्नेटेड जगहों पर जानवरों की किलिंग सुनिश्चित करने के लिए एक जनहित याचिका से शुरू हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने सीमित मांग से आगे बढ़कर पूरे राज्य में हर दिन के लिए गोवंश हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है। दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का नाम आपको याद होगा। उनकी हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश नाले से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के शरीर पर चोटों के 51 निशान मिले थे। मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने हत्या, अपहरण, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई धाराओं में दोषी माना है। सजा पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।